देखो छात्राओं, अग्रसेन स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर आपका एक बार स्वागत। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था अभिक्रियाओं के प्रकार, और उस अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत हमने पहले आपसे कुछ अभिक्रियाओं की चर्चा कर ली थी। उसमें सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, इसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके बाद अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाओं के 3 हमने प्रकार बताए थे, ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। इसके बाद हमने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा की थी। और इस पार्ट की लास्ट जो अभिक्रिया है वो है 6वीं अभिक्रिया, जिसका नाम है उपचयन, अपचयन या जिसको कहते हैं रेडॉक्स। उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अपचयन जो है इसके विपरीत है। जैसे कि इस अभिक्रिया में, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो इसमें ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना। तो उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। इन दोनों को मिलाकर के हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरी जो अभिक्रिया है इसका पूरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। आपको अगर इस प्रकार से भी आ सकती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए, या ऐसे भी आ सकती है रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है ना। तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट जो है अभिक्रिया है, और लास्ट अभिक्रिया के बाद 6 जो अभिक्रिया है उनको हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में। देखो, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन अभिकारकों के अंतर्गत यदि ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, योग हो रहा है, या ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसके आधार पर इस अभिक्रिया का नाम रख दिया गया है रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन या तो जुड़ेगी या ऑक्सीजन निकलेगी अभिक्रिया के बाद। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं आपको कि यदि इस अभिक्रिया में या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, योग का मतलब होता है जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन अभिकारकों से अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण के रूप में देखी जाएगी या ऑक्सीकरण कहलाएगा। और यदि अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन निकल रही है, कहने का मतलब जुड़ती है, अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तब तो ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीजन निकल रही है किसी अभिकारक के अभिक्रिया के बाद अगर उससे ऑक्सीजन निकल रही है तो उसे अपचयन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, तथा इसी अभिक्रिया में अगर पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है तो वो अपचयन कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया एक होगी, लेकिन इस अभिक्रिया के अंतर्गत दोनों प्रकार की प्रोसेस होंगी। ऑक्सीजन जुड़ेगी भी और साथ में ही ऑक्सीजन निकलेगी। तो कुल मिलाकर हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। कहने का मतलब पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही है और पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है, अगर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हो जाता है
अभिक्रिया आपको ऐसे आएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए, या फिर ऐसे आ सकती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको जवाब देना है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रोसेस या दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते, ठीक है ना। आप एक प्रकार से और कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन, बात एक ही है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा और निकलेगी तो अपचयन होगा। वही बात मैंने कही थी, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है उसे भी रेडॉक्स कहते हैं। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को आप परिभाषा के रूप में देख सकते, ठीक है ना। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के दो मुख्य बिंदु और हैं, जब आप उदाहरण देखेंगे तब ये दोनों बिंदु वहां पर काम आएंगे। पहला बिंदु है, रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। देखो, जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उस अभिक्रिया के अंतर्गत यदि यौगिकों के ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यदि पदार्थ के ऑक्सीकरण में या ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, यदि अभिक्रिया के अंतर्गत यौगिकों के ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो अपचयन, ठीक है ना। ये पहचान है किसकी, रेडॉक्स अभिक्रिया की। दूसरा नोट है हमारा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, इससे भी हम पहचान सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तथा ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो अपचयन होता है। समझने की कोशिश करना छात्राओं। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब वही योग है, ठीक है ना, तथा हाइड्रोजन की कमी अगर होती है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। और यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है तथा हाइड्रोजन गैस में या हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर अपचयन होगा। तो ये दो पहचान हो गई ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया की। कितनी पहचान हो गई? दो। कौन कौन सी? पहली पहचान तो यह है, यदि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तब वहां पर ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो वहां पर क्या होगा भाई? अपचयन होगा। दूसरी पहचान, यदि अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है तो ऑक्सीकरण होगा, और यदि अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो वहां पर अपचयन होता है। इन दोनों पहचान जो हमने आपको बताई हैं, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड, इन दोनों का जिक्र हम आगे उदाहरण में करते हैं। देखना भाई, जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है CuO। उदाहरणों को बड़े ध्यान से समझना छात्राओं। यहां पर यह है CuO, जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं भाई? कॉपर ऑक्साइड। आपको ये दोनों बात ध्यान में रखनी है, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड। अगर आपको ये दोनों बात ध्यान है तो आप आराम से इस ऑक्सीकरण अवस्था को समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, यहां पर है CuO
जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं भाई? कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से हो रही है। किससे हो रही है भाई? हाइड्रोजन से। देखो मैं एक बार फिर मिटा करके आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर हम ये जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, तभी वो क्या कहलाती है भाई? रेडॉक्स। तो देखना भाई इस उदाहरण के अंतर्गत ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होगा? तो देखो भाई यहाँ पर ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है भाई? हाइड्रोजन गैस से। तो हमने दो आपको विशेषताएं या दो पहचान बताई थी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा, और यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी का मतलब ऑक्सीजन निकल रही है तथा हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई ऑक्सीजन में कमी होगी तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, ऐसा नहीं। इन दोनों में से कोई ना कोई शर्त होनी चाहिए। तो देखते हैं इस उदाहरण के अंतर्गत ये CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाए भाई? हाइड्रोजन गैस से। जैसे हाइड्रोजन गैस से इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर ये Cu प्लस H2O का निर्माण होता है। तो देखो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है? इस CuO कॉपर ऑक्साइड जो है, इस कॉपर ऑक्साइड जो है, इस कॉपर ऑक्साइड में से Cu अलग हो रहा है। कहने का मतलब इस कॉपर ऑक्साइड का कमी हो रही है। कॉपर ऑक्साइड जो है, इस कॉपर ऑक्साइड जो है इससे Cu निकल गया। कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है भाई? कमी हो रही है, निकल रही है ऑक्सीजन। इसलिए जब ऑक्सीजन निकलती है तो वहां पर होता है अपचयन। क्या होता है भाई? अपचयन। अब निकली कहने का मतलब हो गया इस CuO का अपचयन हो गया Cu में, ठीक है ना। इस H2 जो है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, H2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, क्या बन गया? H2O। तो हम ये कह सकते हैं इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया किसमें? जल में, क्योंकि इससे क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है H2O में। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इस H2 जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, और यहाँ पर इस CuO जो है इसका अपचयन हो रहा है Cu में, क्योंकि इस Cu से ऑक्सीजन निकल रही है। तो इस तरह से इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार के प्रोसेस घटित हो रहे हैं, ठीक है भाई। दूसरा उदाहरण देखना, ये ZNO, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, और इस जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाई। किससे करवाई? कार्बन से। तो देखो भाई यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड जो है, इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। निकलने का मतलब जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो गया। जिंक में होने का मतलब इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब वहां पर क्या होता है भाई? अपचयन होता है। और यहाँ पर क्या है? इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना लिया? CO बना लिया। तो इस कार्बन का ऑक्सीकरण किस में हो गया? CO में। तो यहाँ से लगा करके ये Zn का तो अपचयन हो रहा है, ZnO का तो अपचयन किस में हो रहा है? Zn में, इसलिए अपचयन लिख दिया। और इस कार्बन से कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रही है, और क्या बन गया भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इस कार्बन से क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई, और क्या बन गया? CO। ऐसे ही ZnO से ऑक्सीजन निकली
Zn बना तो यहाँ पर इसका अपचयन हो गया, तो ये अपचयन और ये ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं घटित हो रही हैं, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऐसे आपको दर्शाना है भाई, वहां पर इस प्रकार से आपको उदाहरणों में दर्शाना है, तभी आप जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण माना जाएगा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण देखना, ये रहा। इस तीसरे उदाहरण में देखो भाई, ये CH4 जिसको कहते हैं मेथेन या मीथेन, इस मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, ठीक है ना। तो यहां पर होगा क्या कि इस मेथेन जो है, इस मेथेन से CH4 जो है, इस CH4 के जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, मेथेन के कार्बन से क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन से O2 जो है, इस O2 से हाइड्रोजन क्या हो रहा भाई, जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, तो अपचयन होता है, तो इसलिए अपचयन हो गया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। क्या हो रही है भाई, कमी, क्योंकि यहाँ पर CH4 जो है ये CO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो गया। तो ये आपके 3 उदाहरण हैं, एक तो ये रहा, एक ये और एक ये। तीनों प्रकार के जो उदाहरण हैं ये किसके हैं भाई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है ना। आगे इसमें 2 वर्ड और हैं, अपचायक और ऑक्सीकारक। तो देखो भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार के शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, कभी कभी एक नंबर का यहाँ से परिभाषा पूछ लेता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण, जैसे यहाँ पर H2 जो है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है H2O में, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखना CuO, ठीक है ना, तो इस CuO का अपचयन किस में हो रहा है, Cu में, तो ये क्या हुआ भाई, अपचायक। तो इस तरह से आपका ये अभिक्रियाओं के प्रकार वाला टॉपिक समाप्त होता है। आगे लास्ट में इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है ना। तो इसको मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। इसकी जो है बार बार में मैं वीडियो थोड़ी बनाऊंगा कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव या रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रभाव, ठीक है ना। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव लास्ट टॉपिक है हमारे इस पाठ का। ऑक्सीकरण ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो देखो भाई, 2 शब्द है यहाँ पर, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव हैं। उनमें सबसे पहले प्रभाव हम देखते हैं संक्षारण, और दूसरा जो प्रभाव है वो है विकृत गंधिता। तो ये 2
वर्ड क्या है? संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण का मतलब होता है कि जब कोई भी धातु है, जब कोई भी धातु है, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, चाहे कॉपर हो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल तथा आर्द्रता, और आर्द्रता कहते हैं नमी, जब कोई भी धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल तथा आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये धातुएं संक्षारित या गलने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्षारण कहते हैं। अब ये अपचयन तथा ऑक्सीकरण का क्या संबंध है इनसे? अपचयन तथा ऑक्सीकरण का ये संबंध है, लोहा जो धातुएं होती हैं वो स्वचालक होती हैं। क्या होती है भाई? स्वचालक, क्योंकि अम्ल तथा जल आदि से आसानी से ये अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है ना? जब ये धातुएं आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं तब ये संक्षारित होने लगती हैं, गलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस को ही हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पर जो जंग लगती है इसका ऑक्सीकरण से क्या संबंध है? क्योंकि हम जानते हैं वायु के अंतर्गत क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है लोहा धातु होती है, तो वहां पर वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अभिक्रिया किससे कर जाती है भाई? लोहे से। इसलिए वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण के कारण वस्तु संक्षारित हो रही है, या वस्तु प्रभावित हो रही है, या धातु प्रभावित हो रही है। तो इसका सीधा, अब जब जंग लग रही है तो जंग लगने का मतलब है कि वो जो धातु है उसका जो मेन गुण है, स्थायित्व का गुण है, वो कमजोर पड़ने लगता है और धातुएं कमजोर होकर के टूटने के कगार पर पहुंच जाती हैं। ठीक है ना? इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है, जैसे माना कि कोई भी अभिक्रिया है, ऑक्सीकृत या अपचयित होने पर, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाता है, कोई भी पदार्थ जब क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो जाता है, तो जैसे तेल तथा वसा आदि विकृत गंधी हो जाती है। विकृत गंधी का मतलब होता है उनमें बदबू आने लग जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है ना? उनके जो अच्छे गुण हैं वो अच्छे गुण समाप्त होने लग जाते हैं। ठीक है ना? जिससे उनके स्वाद में, जिससे पदार्थ के वास्तविक स्वाद तथा गंध में परिवर्तन होने लगता है। कहने का मतलब, विकृत गंधता का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना,
कोई भी खाद्य पदार्थ है या तेल वसा आदि है, तो वो ऑक्सीकृत या अपचयित होकर के अपने मूल गुणों को खो देता है। जब मूल गुणों में परिवर्तन आने लग जाता है, तब पदार्थ के स्वाद तथा गंध आदि बदलने लग जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस है या इस प्रकार का जो गुण है, उसको हम विकृत गंधता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब विकृत गंधता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? विकृत गंधता को रोकने के उपाय, देखो भाई, ये ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा जो इन पदार्थों पर प्रभाव पड़ रहा है, ये तेल तथा वसा जो पदार्थ हैं, इन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखो, पहला जो उपाय है, ऑक्सीकरण को रोकने वाले प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीकरण को रोकने वाले प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ आदि को मिलाकर विकृत गंधता को